फिर पुलिस तफ्तीश करता है और जिन बंदों पर शक होता है उनको करता है, उनमें से फिर वो पहचान करता है कि मुजरिम कौन है। कभी कभी वो गलत गेस कर लेता है, कभी कभी ठीक कर लेता है। तो गेम्स का कंसेप्ट भी बस इसी तरह क्या होता है, दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इसमें। होती क्या है, एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। दो चीज़ें होती है, दोनों न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। अब जनरेटर क्या करता है कि वो आपको डेटा प्रोवाइड कर लेता है, वो जनरेट कर लेता है आउटपुट वगैरह आपको। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटर फिर पहचान कराता है कि इसमें रियल कौन सा है और जो फेक जनरेटर है वो कौन सा है, उसकी पहचान कराता है। तो आप लोग को बस ये याद रखें कि एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर क्या करता है कि वो जो रियल डेटा होता है उसको देख के उसको मिमिक करके जनरेट करता है फेक डेटा। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, वो उस फेक और रियल में फ़र्क करता है तो इनमें से फेक कौन सा है, उसमें रियल कौन सा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जनरेटर ने देखिए तीन हमारे पास फेक डेटा जनरेट करती है। अब डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटर इन तीनों को इनमें फ़र्क करते हैं कि इनमें से फेक कौन सा है, रियल कौन सा है। ये दरमियान ग्रीन वाला रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फेक है। अब ये किस तरह करता है, ये प्रोबेबिलिटी चेक करता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रियल की। तो अब ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी उनको मालूम होगी कि अच्छा ये तीनों की प्रोबेबिलिटी इस तरह है, और फेक की प्रोबेबिलिटी ये है। तो इसको लग रहा है कि अच्छा ये तीनों, मुझे लग रहा है कि ये रियल है और बाकी तीन जो है फेक है। अब जनरेटर क्या करता है, जनरेटर कहता है उसे कि अच्छा तुमने अभी पहचान लिया, तो अब वो उसके रियल डेटा को देख के उसको मिमिक करके और उसी तरह डेटा बना देता है और अभी थोड़ा इम्प्रूव करके। मतलब कि पहले अगर 10% उस तरह था तो अभी 30% उस तरह हो जाएगा। तो अभी डिस्क्रिमिनेटर के लिए और मुश्किल हो जाएगा उसमें से गेस करना। आप देखें, इसको पता चल गया कि ये तीनों रियल है डिस्क्रिमिनेटर को। अब जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है कहता है कि अच्छा, अब वो उसके रियल डेटा को उठाता है, अब उसको देख देता है और अपने फेक डेटा को उठा देता है, उसको इम्प्रूव करके रियल के नज़दीक नज़दीक ले आता है कि वो रियल के और ज़्यादा करीब लग जाए और उसकी तरफ आइडेंटिकल लग जाए। अब दोबारा उस डिस्क्रिमिनेटर को भेज देता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, अब दोबारा उसमें से चेक कर लेता है कि इसमें से रियल कौन सा है और इसमें से फेक कौन सा है। अब फिर वो पहचान कर लेता है। फिर जनरेटर अब बोलते हैं कि अच्छा अब मैं और जो अभी उसने पहचान करा दी रियल डेटा की, तो वो अपना जो फेक डेटा है वो और उसी तरह बना देता है। अब ज़्यादा उसी तरह बन जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है। लाइक अब अगर इससे पहले 40 था तो अभी वो 70 तक परसेंट उसी तरह बिल्कुल लगेगा। तो अभी और मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रियल है कौन फेक है। देखिए आपको अब देखिए जनरेटर, ये जो रियल और फेक डेटा है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स है, मतलब ये कि बिल्कुल आइडेंटिकल है एक दूसरे के। तो अभी डिस्क्रिमिनेटर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि अब रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। अब ये हम करते क्यों है, ये हम जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन हो गई, आपकी ऑडियो जनरेशन हो गई, वीडियो जनरेशन हो गई, टेक्स्ट जनरेशन हो गई। तो आपका जितना अच्छा ट्रेन हुआ होता है ये गेम्स, उतनी आपकी जो जनरेशन होती है वो उतनी रियल लगती है आपको, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सही हो गया। तो अब क्या हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक जनरेटर होता है, जनरेटर क्या कहता है, ट्राइज टू सिंथेसाइज फेक इंस्टेंसेस डेट फूल डी। इस तरह ऑब्जेक्ट डेटा बना देता है फेक वाला, कि वो जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसको धोखा दे और वो डिस्क्रिमिनेटर उसको बिल्कुल मतलब है कि पहचान भी नहीं सके इसी तरह। और डी क्या कहते हैं, डी ट्राइज टू आइडेंटिफाई द सिंथेसाइज्ड इंस्टेंसेस, कि जो बनाया हुआ है जो फेक है मैं उसको पहचानूंगा कि इसमें रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। सही हो गया, समझ आ गई ना। अब इसका जो डोमेन क्या है, बस ये कंप्यूटर विजन में एनएलपी में यूज़ होता है। और ड्राइवरलेस व्हीकल्स में, ड्राइवरलेस व्हीकल्स में क्या मतलब, गाड़ी आगे जा रही है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ऑब्स्टिकल कौन सा है, कहाँ पे मैंने मुड़ना है, ऐसा कुछ। मेडिकल में, जियो साइंस में, डेटा प्राइवेसी, ऑडियो, टाइम सीरीज, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों को एक कोड दिखा देता हूँ कि आप इसको देखिए। मेरा कोड मैंने लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर दी, मैंने सबके साथ आगे लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या किया। अब मैंने इसमें मैंने एक डेटा सेट इंपोर्ट कर दिया, MNIST, जो कल मैंने आप लोग को टॉपिक्स दिए ना प्रोजेक्ट्स, उनमें से एक में यूज़ होता है। तो उसको मैंने कर दिया, उसके नॉर्मलाइज मैंने कर दिया और रिशेप कर दिया पूरे डेटा सेट को। आगे मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पे मैंने जनरेटर का जो मॉडल था उसको मैंने यहाँ पे बनाया। सीक्वेंशियल डेंस नेटवर्क मैंने उसको डायमेंशन दी,
फिर उसमें जो लेयर्स कितने लेयर्स होंगे यूनिट्स के 256 यूनिट के लेयर्स मैंने बना दिया उसका, और एक्टिवेशन फंक्शन मैंने दे दिया, नॉर्मलाइजेशन मैंने कर दी, दूसरा लेयर मैंने बना दिया, उसकी भी मैंने वो कर दी, एक्टिवेशन फंक्शन उस पर अप्लाई किया जिस तरह हमने CNN में किया था। तो इस तरह मैंने कर दिया, और एक आखिर में जो मैंने लेयर बना दिया आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर को मैंने बताया कि आपने जो 28 1 उसका साइज में दिया, और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन मैंने हाइपरबोलिक टेंजेंट यूज़ किया, हाइपरबोलिक टेंजेंट मैंने यूज़ किया। ऊपर वाले में कौन सा यूज़ किया था, रेली मैंने, ली की रेली मैंने यूज़ किया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने जनरेटर जो न्यूरल नेटवर्क है उसका ये समरी के इसमें लेयर्स कितने, कौन कौन से लेयर्स है, ये देखिए 512, 1024, स्टार्ट में 256 से किया, आहिस्ता आहिस्ता मैं लेयर्स बढ़ाता गया, यूनिट्स जो थे वो बढ़ाते गया। पैरामीटर स्टोर किया। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिमिनेटर भी बना दिया जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन फेक इमेज है, कौन सा और कौन सा रियल है, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे मैं उसका जो लॉस फाइंड करने के लिए मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को मैंने कॉल किया, और ऑप्टिमाइजर मैंने एडम यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ कि आप जनरेशन कर ले 1 to 9 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उसको आप जनरेट करना शुरू कर लें ताकि उसके ऊपर मैं इसके ट्रेन कर सकूँ। बस पूरे कोड में मैंने हर चीज़ के आगे लिखा हुआ है कि रियल कौन से होंगे, फेक फिर आपने जनरेट करना है, फिर उसके दरमियान डिफरेंस करना है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने उसको ट्रेन कर दिया। जब ये ट्रेन हो गया, पहले में एक्यूरेसी कितनी थी 0.89, अब आके ये पहले वाले जो एक डिजिट है उसके ऊपर ट्रेन हो गया। अब दूसरा यहाँ पे नीचे होगा, ये दूसरा डिजिट जब ट्रेन हो रहा था तो उसकी एक्यूरेसी 0.98 थी। जब तीसरा हो रहा था, तो इस तरह मतलब ये सारे ट्रेन हो गए 1 से 9 तक, और उसकी एक्यूरेसी हर की अलग अलग एक्यूरेसी की वो कितना ट्रेन हुआ है। अब यहाँ पे जो ट्रेन हुआ है तो उसको ये देखिए खुद से जनरेट किया, लेकिन अभी ये इसमें बहुत सारे नॉइसेस हैं, मतलब ये क्लियर नहीं है। तो ये देखिए मुख्तलिफ जनरेट हो गए हैं, ये हो गया, ये 2 हो गया, अब ये 4 है, ये पता नहीं क्या है, 9 है, तो मुख्तलिफ डिजिट्स आपके पास हो गए। यहाँ पे मैंने दोनों मॉडल्स को, जो जनरेटर था और डिस्क्रिमिनेटर था, उसको मैंने सेव कर लिया ताकि फिर मैं उसको आगे अगर बुलाना चाहूँ तो पूरा मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी, बस इसको मैं डायरेक्टली बुला दूंगा। तो इसको हम H5 जो टाइप होता है उसमें हम इसको स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं उसको अब कहता हूँ कि अब आप फेक जनरेशन शुरू कर लो। यहाँ पे ऊपर तो मैंने ट्रेन कर दिया ना, अब यहाँ पे मैं उसको जनरेटर को मैं बुला रहा हूँ, यहाँ पे देखो कॉल कर रहा हूँ कि आ जाए, और ये क्या कर ले, रेंडम नॉइस एज इनपुट टू जनरेटर, ये हम मैं उसको रेंडमली नॉइस रहा हूँ कि वन जो रेंडम नॉइस आप वेक्टर साइज जो 100 है आपका, उसमें से आप उसको जनरेट कर सके कर ले। तो अब ये क्या कर ले, जन मुख्तलिफ आपके जो अल्फ़ाबेट्स थे 1 to 9 रेंडमली, ये नहीं कि तरतीब से, रेंडमली वो जनरेट कर रहे हैं। तो पहले उसने उधर से सीखे, यहाँ पे उसने जनरेट कर दिया, फिर वो इसको फिर आगे ये आइडेंटिफाई भी करेगा कि कितना फेक है कितना वो है, उससे सीख के अब उसने आखिर में ये बना दिया। अभी भी ये बहुत बुरे हैं क्योंकि ये मॉडल बहुत छोटा, बहुत मतलब कि उसमें डेटा कुछ मैंने दिया नहीं था, मैंने सही ट्रेन किया भी नहीं। ये मतलब सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह ये काम होता है, और ये इस तरह जनरेशन फिर कर लेता है। अब ये सही अगर मॉडल हो तो उसमें फिर हम उसको सही तरह ट्रेन कर लेते हैं, फिर वो सही तरह जनरेशन को जनरेट करता है। जितना सही तरह हम उसको ट्रेन कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर का फंक्शन हम अप्लाई कर लेते हैं, और जितना वो अच्छी तरह काम कर लेते हैं दोनों, इसी उतना अच्छा जनरेशन काम करना शुरू कर लेते हैं, और इमेजेस वगैरह जनरेट होते हैं। सही हो गया। तो क्या आप लोग का गेंस था। अब हम आते हैं किसकी तरफ, बिल्कुल एजाज आपकी बात ठीक है। अब आते हैं रेक्स की तरफ। रेक्स क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा, ऊपर भी दो न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे थे, एक डिस्क्रिमिनेटर था और एक जनरेटर था। यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे रिट्रीवल मॉडल एक होता है और एक जनरेशन मॉडल होता है। खुद ही क्या है, मैं आप लोग को आसान अल्फाज में बता देता हूँ। आपके पास एक प्री ट्रेन मॉडल होता है, आप अपना जो बड़ा लार्ज डेटा सेट होता है उस पर वो ट्रेन हो जाता है, रिट्रीवल मोड जो होता है, लाइक विकीपीडिया हो गई या कोई और जो बल्क अमाउंट में जिसमें डेटा होता है, उसके ऊपर आप मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। फिर आप जनरेटर क्या काम करता है, जब हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं उनको प्रॉम्प्ट दे देते हैं, तो प्रॉम्प्ट चले जाते हैं मॉडल जो जनरेटर है उसके पास भी चले जाते हैं, और फिर चले जाते हैं जो रिट्रीवल होता है उसके पास भी चला जाता है। अब रिट्रीवल क्या करता है कि हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो उसके पास बल्क अमाउंट में डेटा पड़ा होता है, जो जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ होता है, लाइक विकीपीडिया,
वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से वो वाला डेटा उठाता है जो हमारे फॉर्म के करीब करीब हो, उसको जनरेटर के को दे देता है कि ये देखिए यहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो, इस फॉर्म के हिसाब से ये डेटा मेरे पास मौजूद था। अब जनरेटर जनरेटर में मतलब क्या करता है, जनरेटर उसी जो डेटा था उसी के थ्रू या उसी को लेके उसको अपना डेटा बना के उसी के हिसाब से नया आंसर जनरेट कर लेता है, जिस तरह चैट जीपीटी होता है। तो ये बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। सही है, ये कंसेप्ट आप लोग को समझ आई होगी ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, ट्रेडिशनल टेक्स्ट जनरेशन मॉडल सच एज जीपीटी एंड वर्ड बेस्ड मॉडल जनरेट टेक्स्ट बेस्ड solely on information embedded in their parameters. However, there are certain limitations. Large language models are trained on a static dataset. This limits their ability to provide up-to-date, specialized or domain-specific information. मिसाल के तौर पर मैं बहुत बड़ा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा, उसके ऊपर मैं एक चैटबॉट बना लेता हूँ, उसको मैं ट्रेन कर लेता हूँ और वो उसी से जनरेशन कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ उसी डेटा पे यूज होते हैं। अब से 10 साल बाद अगर कोई नई नई चीज भी होती है तो उसको पता नहीं, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग उस डेटा पे हुआ है जो उस वक्त उसको प्रोवाइड किया गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम जो डेटा होता है, जिस तरह विकिपीडिया पे हर वक्त नई नई चीजें आती है, वो लिमिटेड नहीं होता, तो उसी के ऊपर हम ट्रेन कर लेते हैं। जिस तरह नया डेटा उसमें एंट्री होता है तो उसके ऊपर खुद खुद ट्रेन हो जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, प्रॉम्प्ट हमने दे दिया, प्रॉम्प्ट चले जाता है हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर में, उसको भी चले जाते हैं और जनरेटर को भी के पास भी चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट स्टोर से हमारे फॉर्म के नज़दीक नज़दीक जो आंसर्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो चला जाता है रिट्रीवर डॉक्यूमेंट के पास और वो जनरेटर के पास वापस चला जाता है। जनरेटर के पास जब यहाँ से डेटा आ जाता है तो वो क्या करता है, इस वाली डेटा से अपना आंसर खुद बना के हमें दे देता है उस डेटा के बेस पर। सही हो गया। तो इस तरह ये रैंक काम करता है। अब यहाँ पे देखिए हम स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेरी इनपुट कर लेते हैं। A query or prompt is provided by the user. Example, what is quantum computing? ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, the model uses a retrieval system or DPR to search a large external purpose. Example, Wikipedia domain specific data and retrieve the top k relevant documents based on the query. मतलब क्वेरी के हिसाब से जो जो सबसे टॉप जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उस हमारे क्वेरी के हिसाब से उसको वो रिट्रीव कर लेता है और उसको आगे भेज देता है जनरेटर को। But the retrieved documents are used as a context for the generative model, example BARD or GPT, to produce a coherent and informative response. यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन से रिट्रीवर ले लेता है, उसको जनरेटर को भेज देता है और जनरेटर जनरेटर फिर हमें आंसर दे देता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक डीपीआर होता है और सीक्वेंस टू सीक्वेंस जनरेटर होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको यूज़ कब करते हैं, चैटबॉट में यूज़ कर सकते हैं इसको, सर्च ऑगमेंटेशन में, कंटेंट क्रिएशन में, समराइजेशन वगैरह में, इन सब चीज़ों में हम रेक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली मशीन किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल जिसमें होते हैं। एक क्या करते हैं, सबसे पहले जो बल्क अमाउंट में डेटा होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी क्वेरी कन्वर्ट हो जाती है वेक्टर फॉर्म में, और जो वहाँ से जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट हो जाता है, रिट्रीव कर लेता है जो बल्क अमाउंट में, मिसाल के तौर पर विकिपीडिया, वहाँ से जो डेटा उठा लेता है हमारा जो रिट्रीवर होता है, उसको भी वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, जो जब ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वेक्टर में जो सबसे करीब होते हैं, जिसकी जो डोमेन डिस्टेंस सबसे कम होती है, आप लोग को मैंने बताया ना कि जो सबसे ज़्यादा करीब जो सबसे सिमिलर होते हैं उनके डोमेन डिस्टेंस कम होता है, वो सबसे करीब होते हैं। तो वो क्वेरी के जो नज़दीक नज़दीक जो डेटा होता है, बड़ा होता है वेक्टर फॉर्म में, उसको उठा लेता है और आगे जनरेटर को भेज देता है। अब जनरेटर क्या फिर क्या कर लेता है, वो भी सिमिलर तरीके से उसको फिर आगे जनरेट कर लेता है। बस ये मतलब ये कि वेक्टर फॉर्म में सारा कुछ होता है। आपका डेटा, आपका फोन और विकिपीडिया वगैरह से डेटा वो वेक्टर फॉर्म में होते हैं और वेक्टर फॉर्म के थ्रू ही पता चलता है कि इसके ज़्यादा करीब कौन सा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को पता नहीं होता कि लैंग्वेज क्या है, वो 1 2 3 के ऊपर काम कर लेता है, डिजिट जो होते हैं। आर्किटेक्चर मैं आप लोगों को बताया, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग होती है, प्री एम्बेडिंग होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपकी प्री वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सबसे करीब होते हैं उसको आगे हम भेज देते हैं जनरेटर को और जनरेटर फिर उसका आंसर हमें दे देते हैं। ये भी बस वही चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये था आप लोग का रेंज। अब इसका मैं एक आप लोग को एक मॉडल बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब ये आप लोग देखें, ये मैंने लैंगचैन जो होती है लैंग्वेज की यूज़ होती है, बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है, उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर दिए।
तो इसको फिर मैंने अपना एक बुक पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया। वो बुक कौन सा मेरे पास अभी कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, तो मैंने पीडीएफ उसकी जो पाथ से जो डायरेक्टली थी वो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी। वो एज ए इनपुट मैंने दे दिया कि आपका जो रिट्रीवर होगा ना वो इधर से हमारा मेरे मेरे क्वेरी को यहाँ से उठाएगा। मतलब मैं अगर क्वेरी कोई दूंगा तो वो सबसे पहले जाके यहाँ से उठाएगा और जनरेटर को देगा उसके रिलेटेड चीज़। उसके बाद मैं क्या कर दिया, मैंने इसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दिया, 1000 चंक्स में। तो चंक्स बोले मतलब ये कि 150 के बाद फिर चंक इस तरह बड़े बड़े चंक्स में डिवाइड कर दिए। हगिंग पेस का जो मॉडल था आल मिनी एल एम L6V2 एक मॉडल का नाम है, उसको फिर मैंने यहाँ पे एम्बेडिंग के लिए यूज़ कर दिया। ये प्री ट्रेन मॉडल। अब यहाँ पे फिर मैंने रिट्रीवर के लिए एक रिट्रीवर को फिर मैंने बुला दिया, मैं इंट्रोड्यूस किया, इनिशियलाइज किया। फिर से आंसरिंग के लिए मैंने एक पाइपलाइन कर दी थी। उसके लिए फिर सबसे पहले आप टोकन करोगे मेरा क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मॉडल को भेजोगे, उसके बाद फिर हगिंग पेस के थ्रू वहाँ से उसका आंसर मतलब आप ले आओगे इस तरह। तो ये हो गया, टोकनाइजर बन गया मैंने जेसन फाइल में, कैबलरी बन गई टोकनाइजर पे उसके दोबारा, और मॉडल्स ये सब कुछ हो गया यहाँ पे। और इस एरो को इग्नोर कर लिया आपने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर का चेन में मैंने अपने जो ऊपर चेन बनाया हुआ था ना रिट्रीवल का, उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया ताकि फिर मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे क्वेरी दी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीप लर्निंग। रिस्पॉन्स में क्या आएगा, क्यू ए चेन डॉट रन। क्यू ए चेन जो ऊपर फंक्शन है उस वो रिकॉल करेगा और उसमें क्वेरी देगा। क्वेरी मतलब ये कि एक क्वेश्चन। तो वहाँ पे अब ये जो मेरी क्वेरी थी ये चला जाएगा सबसे पहले जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे दी ना एज इनपुट, उसमें से जाके रिट्रीवर और इस क्वेश्चन के करीब करीब जो आंसर होगा उसको ले आएगा और जनरेटर को देगा, और जनरेटर फिर मेरा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो अब यहाँ पे बुक को देखे, लेकिन ये चूंकि मॉडल बहुत छोटा मतलब ये कि बहुत सही नहीं है इतना, तो इसने क्या कर दिया, ये ऊपर एरर को बूझा इसमें ये कुछ और एरर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने प्रीफेस से ही ये चीज़ें उठाई कि द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग इज अनयूजुअल इन साइंस, द परसेवरेंस ऑफ स्मॉल केवल ऑफ साइंटिस्ट, इस तरह मतलब जिसने खुद से जनरेट कर दिया ये कुछ। और ये सही नहीं है इतना, अकुरेटली 20-30% ठीक होगा क्योंकि मॉडल बहुत छोटा है, उसके मेरा अभी भी इसमें बहुत सारे एरर्स अभी आ रहे हैं। लेकिन ये कि बस आप लोग को टेस्ट पता चल गया। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि वो कैसे चेंज कर दूँ, तो मैं भी मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि अब ये रिस्पॉन्स क्या आएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, मैं यहाँ पे क्या CNN में बोल लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है। ये associated convolution where your size, hence this is known as one convolution combined with a bias and activation function, it is equivalent to running the same fully connected network। उसको जो ठीक लगता है ना उसमें से बस उठा देता है और वो बस दे देता है, क्योंकि ये सही मॉडल सही बना नहीं है। मतलब ये कि बस मैंने बस अभी ये 1 घंटे में बस बनाया, क्योंकि मैंने जो मॉडल बनाया था मैंने आप लोग को स्टार्ट में बता दिया कि मैंने मॉडल बनाया तो उसमें आप बाकायदा आपसे पीडीएफ मांगता, आप पीडीएफ देते, वहाँ से आप फिर वो बेसिक पता सब कुछ करता। लेकिन वो मैंने 10-15 दिन पहले बनाया था, आज जब मैंने उसे ओपन कर दिया तो जब मैं क्वेश्चन दे रहा था तो उसमें एरर्स आ रहे थे। मैंने एरर्स देख लिया तो क्या हुआ था कि आज मैं आप लोगों के लिए रेक्स का एडवांस मॉडल ट्रेन करवा रहा था, तो उसके लिए जो टेंसरफ्लो वगैरह जो लाइब्रेरीज वगैरह थी ना उसको मैंने अपडेट वगैरह कर दिया, सारा के साथ में चेकसानी की। अब चूंकि वो वाला मॉडल दूसरे जो वो था क्या होता है मॉडल था उस पर ट्रेन हुआ था टेंसरफ्लो लाइब्रेरी पे, और मैंने उसको फिर अपडेट किया था आज, तो फिर वो रन नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे एरर दे रहा था। तो बस मैंने किसी तरह जुगाड़ लगा के ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और बोल देता हूँ, हु इज ऑथर ऑफ, देखते क्या कर लेते हैं। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल सैम एंड जे डिफेंस अगस्त 6/23। अब उसका पीडीएफ भी दे दिया कि आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो इसको ठीक लगता है वो दे देता है। अब मैं अगर कोई और क्वेश्चन इससे पूछूँ, कौन सा क्वेश्चन करूँ, कोई क्वेश्चन आप लोग करें। जी जी रिक्वायर्ड होता है अगर आपका बड़ा मॉडल होता है, लेकिन अगर छोटा हो तो उसके लिए फिर ऐसा वैसे नहीं होती, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। जीपीयू आपके पास जब बड़ा मॉडल होता है, आप विकिपीडिया के ऊपर ट्रेन करते हैं या इस तरह वगैरह कर लेते हैं, तो जीपीयू आपको चाहिए होता है इस तरह बड़े मॉडल के लिए। अब यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करूँ, व्हाट इज क्या करूँ, एलएम बस में कर लेता हूँ। अब ये क्या कि अभी एलएम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मतलब ये कि उसके पास कोई आइडिया नहीं एलएम क्या चीज़ है।
ML, ये भी नहीं बता रहा। तो ये सही नहीं है, इस तरह मॉडल सही बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी बस आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये होती क्या चीज़ है। अच्छा जी। तो अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, सिर्फ रिव्यू देता हूँ। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है कि आपके पास एक बना बनाया मॉडल होता है जो बड़े डेटा सेट पे ट्रेन हुआ होता है, जो बहुत बड़े बड़े काम करता है। आप उसको बुला लेते हैं, अपने हिसाब से उसको अपडेट कर लेते हैं, और अपने मॉडल के लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सिरे से स्क्रैच से एक मॉडल नहीं बनाना पड़ता, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है। नहीं, आपके पास प्री ट्रेन मॉडल होता है, आप उसको उठा लेते हैं, उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं वेट्स वगैरह को, और उसके जो लेयर्स वगैरह थे उसको आप कम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं, ट्यूनिंग कर लेते हैं उसकी, और अपने स्पेसिफिक मॉडल पर उसको ट्रेन कर लेते हैं। बस ये फाइन ट्यूनिंग होती है, और मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इसकी। सेलेक्ट ए फ्री ट्रेन मॉडल, एडजस्ट आर्किटेक्चर, फ्रीज और अनफ्रीज लेयर्स, फिर दोबारा से ट्रेनिंग कर लेते, और बस ये आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है उस मॉडल की अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। जो जनरल मॉडल होते हैं, जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, उसको आप अपने स्पेसिफिक मॉडल के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं, इस तरह। अब बात आती है एजोर की। मैं सोचा था कि एजोर पे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो चीज़ें खत्म कर दी। एजोर मशीन लर्निंग, एजोर डेटाबेस वगैरह ये होती है। आज हम एजोर मशीन लर्निंग क्या होती है कि आपको एजोर बेसिकली है क्या चीज़ें, क्लाउड बेस आपकी सारे काम कर लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वाले प्रोवाइड कर लेते हैं आपको। मशीन लर्निंग में क्या होती है कि आप क्लाउड के ऊपर जाके आप वहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, और वहाँ पे अपना जुपिटर ओपन करके कोडिंग कर लेते हैं, बस आपके क्लाउड के ऊपर सब कुछ होता है। डेटाबेस यूज़ होते हैं आपके अपाचे स्पार्क बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपका, जो डीप लर्निंग के लिए, बिग डेटा के लिए यूज़ होता है। फंक्शंस आपके फंक्शंस होते हैं जो इवेंट ड्रिवन होते हैं। एजोर कस्टम विजन आपके जो इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह होती है उसके लिए यूज़ होती है, जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे, मॉडल बनाएंगे इंशाल्लाह भी। एजोर ओपन एआई सर्विस आपके लैंग्वेज वगैरह में यूज़ होते हैं। आपका जो प्री ट्रेन होता है ना, आप उसको यूज़ कर लेते, उसको बुला लेते अपने मॉडल में, और इसी जो आपका चैट जीपीटी जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है, तो आप अपना चैटबॉट भी उसी के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं एज ओपन एआई सर्विस के थ्रू। फिर जीपीयू ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन होते हैं, डीप लर्निंग टास्क के लिए आप यूज़ करते हैं। अभी आप लोग से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अब हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे। अच्छा, एजोर जो होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ टाइम के लिए फ्री होता है। मेरे लिए तो फ्री इसलिए क्योंकि मैं एम्बेसडर हूँ एमएलएसए का, तो मेरे लिए थोड़ा फ्री है ये। बाकी इसमें जो बड़े काम होते हैं वो आप पेड कर लेते हैं। आप इसमें ये होता है कि आप एक मंथ की सब्सक्रिप्शन आपकी फ्री होती है, 1 मंथ की ट्रायल्स होते हैं आपके फ्री, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अभी हम एक मॉडल बनाएंगे एजोर पे, एजोर कस्टमाइजेशन के ऊपर। क्लाउड पर करने का फायदा ये है ना कि आप जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं आपके, आप अपने कंप्यूटर पे करते हैं तो उसकी कंप्यूटेशनल पावर, उसके लिए जीपीयू चाहिए होता है, उसके लिए आपको आप खुद कोडिंग करते हैं, आप बहुत टाइम लेता है आपका, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स वगैरह इतने एडवांस नहीं होते। क्लाउड का फायदा ये है कि आपका सारा क्लाउड पे होता है डेटा, आप अपने कंप्यूटर पे आपका जोर नहीं आता, बस बोझ नहीं आता, और आपके जो प्रोजेक्ट अगर एक दिन में बनते हैं तो क्लाउड पे अगर आप करोगे तो 1 घंटे में बन जाएंगे या 5-10 मिनट में बन जाएंगे। तो ये कि आपकी फास्ट हो जाती है, और ये भी हो सकती है कि आप अगर उसको सही तरह यूज़ कर ले तो ज़्यादा अक्यूरेट हो सकते हैं। और नहीं, ये गूगल क्लैप की तरह नहीं है। गूगल क्लैप तो आप खुद करते सब कुछ, आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते, आईडी प्रोवाइड करते हैं। ये आईडी प्रोवाइड नहीं करते, आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है क्लाउड के बेस पर, एजोर पे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मतलब ये कि वो सारा कुछ खुद करते हैं। अभी आप लोगों को समझ आएगी जब मैं आपको यहाँ पे करूँगा। आप लोगों से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं एजोर कस्टमाइजेशन पे इमेज क्लासिफिकेशन अभी प्रोजेक्ट करूँगी, लेकिन कौन सा वाला करूँ, मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ। एक मेलानोमा होता है जो स्किन कैंसर होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन वाला करूँ, या ट्यूमर क्लासिफिकेशन के ट्यूमर है या नहीं है, जो हेड में होती है, ब्रेन ट्यूमर, या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, या कौन सा वाला, मतलब किसी क्लासिफिकेशन में भी करूँ, ये बताएं आप। स्किन कैंसर, मेलानोमा जो था, और अच्छा, ब्रेन ट्यूमर कह रहे हैं, स्किन कैंसर, मेलानोमा, सेकंड वन कौन सा था, ब्रेन ट्यूमर था वो वाला। अच्छा, दो से ज़्यादा क्लासेस तो कौन से वाले में थे?
अच्छा, 2 से ज़्यादा क्लासेस वाले तो अभी मेरे ज़हन में नहीं है, आपके ज़हन में अगर कोई हो तो मुझे बता दें, तो वो मैं कर लूँगा। ब्रेन ट्यूमर में तो ट्यूमर और नॉन ट्यूमर होगा, मेलानोमा में बिनाइन और मेलिग्नेंट होगा, ब्रेस्ट कैंसर में भी इस तरह होगा। तो ब्रेन ट्यूमर कर लें, चलिए ब्रेन ट्यूमर कर लेते हैं। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं, मैं स्टार्ट से अपलोड कर देता हूँ, चलो। मैं शेयर कर दूँ आपके साथ स्क्रीन। स्किन कैंसर में होती है, लेकिन मेलानोमा जो मैं कर रहा हूँ ना, मेलानोमा में तो बस वो कैंसर से या नहीं, मैं सिर्फ ये छोटा सा। जी, स्किन कैंसर में भी कि ये स्किन कैंसर है या नहीं है, टाइप्स नहीं उसकी कि कौन सी टाइप है, मैं सिर्फ ये कि ये है या नहीं है। हाँ, टाइप्स की भी हम कर सकते हैं इसमें, वो भी आसान है उसके लिए, लेकिन डेटा अभी मेरे पास नहीं था, अगर डेटा आपके पास हो मुझे भेज दे, वो मैं वो भी कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग को मैं भी ये कराता हूँ, मैंने कैंसर वाला भी किया था स्किन, और मैंने ब्रेन वाला भी किया हुआ है, तो दोनों किए हुए, तो वो अब हम कर रहे हैं, करेंगे, फिर मैं दोनों आपको दिखा दूंगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे रिजोर्स सर्विसेज पे। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टार्ट विद रिजोर्ट, साइन इन में कर लूंगा। आप लोग जब साइन इन करोगे तो यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह सबमिट होगे, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, बल्कि मैं पूरा स्क्रीन शॉट कर लेता हूँ, पूरा विंडो। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए, आप लोग को इस तरह को इन्वायरमेंट आ जाएगा। यहाँ पे तो ये देखें, मेरी जो आपकी मेल नज़र आ रही होगी, hasan.jahangir@student-ambassador.com। तो हम हमारा तो गूगल के ऊपर नहीं है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो हमें ईमेल मिले हुए हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें मुझे क्रेडिट्स मिलते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे, अच्छा बस वो बाद में मैं दिखा दूँगा। हमें $150 पर मंथ मिलते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं एक कस्टम विजन, ये देखिए पहला आया हुआ है, क्योंकि मैं ये बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। आगे यहाँ पे मैं, ये मैंने पहले से बनाए हुए मेरा नॉर्मल डिटेक्शन और ब्रेन ट्यूमर जो क्लासिफिकेशन है या नहीं। हम यहाँ पे मैंने क्रिएट मैंने क्रिएट क्लिक कर दिया यहाँ पे। इंटरनेट मेरा स्लो है, तो मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। फिर ये अब मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन करवाना चाहता हूँ या ट्रेनिंग, तो दोनों, क्योंकि मैं पहले ट्रेन करके फिर उसकी प्रिडिक्शन भी टेस्ट भी करना चाहता हूँ, तो मैंने बहुत सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंटरफेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे विजुअल स्टूडियो के थ्रू $150 मिलते हैं, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। रिसोर्स ग्रुप, अगर आप अभी नया प्रोजेक्ट, तो क्रिएट न्यू बोलोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैंने किया कि ब्रांड, बस मैंने ये नाम उसको दे दिया, ओके कर दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। रीजन, पाकिस्तान रीजन यहाँ पे नहीं है, तो हम जो पाकिस्तान के सबसे करीब है तो हम वो यूज़ कर लेंगे, तो सेंट्रल इंडिया मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने नेम दे दिया ब्रांड, बस मैंने ब्रांड दे दिया अपने प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ पे प्राइस मैं यूज़ कर दिया स्टैंडर्ड 10 ट्रांजेक्शन पर सेकंड वाला, ये यूज़ कर दिया। और यहाँ पे दोबारा मैंने 10 के ट्रांजेक्शन यूज़ कर दिया, और रिव्यू प्लस क्रिएट में कर दूँगा, तो ये बन जाएगा मेरा। सही है, मैं बना ही देता हूँ, फिर तो बाद में डिलीट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे वैलिडेशन मैंने नहीं की थी, सॉरी। मैं मैंने कनेक्ट, अच्छा ये ब्रांड नहीं नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि ये पहले से यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं कीमत लिख दूँगा। हाँ, ये एक्सेप्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। जी सही हो गया, फिर मैं ये इग्नोर कर दूँ, नेक्स्ट चले जाओ। ये आ गया आपका, तो सारे बेसिक्स में आ गए यहाँ पे ना। अब मैंने क्रिएट लगाया, तो अब ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई, इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, सही हो गई।
सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट आ गया, अब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो मेरे पास खुद इस तरह आ जाएगा। अब ये देखिए डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। अब ये 1-2 मिनट ले लेंगे। यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे मैं पहले से रोल ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, डिप्लॉयमेंट हो गई तो हम क्या करेंगे, थ्रू टू रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप चले जाएंगे। अब हमारा ये रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्यूबर प्रोडक्शन और ट्यूबर ये दोनों बन गए, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह छोड़ देंगे, दूसरा टैब ओपन करके यहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम विजन डॉट ए आई हम कर लेंगे। ये पहला वाला जब आएगा इसको हम क्लिक कर लेंगे, इस तरह आ जाएगा। साइन इन में कर लूँगा तो साइन इन ये हो जाएगा मेरा। अब ये देखिए पहले से मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, मिलानो गार्ड एआई जो स्किन कैंसर वाला था, और ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन मैंने पहले से किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से कर लूँगा, न्यू प्रोजेक्ट में कर लिया, प्रोजेक्ट को मैंने नाम दे दिया ब्रेन, बस मैंने ब्रेन नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने किया कि मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर फिर किया आपका। यहाँ पे मैं ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ फील्ड ट्यूमर वाला, क्योंकि अच्छा ये यहाँ पे मैं कौन सा यूज़ करूँगा, जो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, कौन सा है यहाँ पे ट्यूमर, यहाँ पे ट्यूमर वाला मैंने बनाया हुआ है ना, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो रिसोर्स कौन सा है, ट्यूमर वाला रिसोर्स, ये जो हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है या क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मल्टी क्लास है या मल्टी लेवल है, तो मैं सिंगल टेक पर इमेज या मल्टीपल टेक्स पर इमेज, तो मैं सिंगल टेक पर इमेज करूँगा। और जनरल ए टू हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ये क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब ये क्रिएट हो जाएगा, अब ये आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम अपने इमेजेस ऐड कर लेंगे। ऐड इमेज कर दिया मैंने, ये स्किन कैंसर वाला डेटा है मेरा, तो मैं चले जाऊँगा अपने डाउनलोड्स में, नहीं मैंने डिस्कटॉप पे रखे हुए बूट कैंप में, ये ब्रेन ट्यूमर डेटा सेट मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। चला जाऊँगा, ये देखें येस और नो। अच्छा ये मैंने डिवाइड किया, पहले ये डेटा बिल्कुल मिक्स था, मैंने पाइथन के थ्रू ये डिवाइड कर दिया। अब मैं सबसे पहले नो में चला जाऊँगा, और इसको मैं सबको एक साथ, ये देखें कंट्रोल ए के थ्रू मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, सबको उठा लो, और यहाँ से स्क्रीन स्टॉप हो गए। अच्छा ये मैं बोलूँगा स्क्रीन स्टॉप हो गए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अच्छा ये बस मैं डेटा यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, ये डेटा सारा आ गया मेरे पास जो मैंने स्टोर किया होता है। अच्छा यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा माई टेक्स, तो टेक में कौन सा दूंगा यहाँ पे, ये चूंकि मैंने उठाया हुआ है 9 से, तो ये कैंसर, ये कौन सा वाला मैंने उठा दिया, सब चेक करो 9 वाला। अच्छा ये कैंसर नहीं था, तो नाम या बस मैं सिंपल बोल देता हूँ कि नो, या नो क्यों मैं बोल देता हूँ। अपलोड, अपलोडिंग स्टार्ट हो गई, अपलोड हो रहे सारे images। ये मैंने अपने पूरे डेटा सेट में से जो ट्यूमर वाले इमेजेस नहीं थे, जिसमें ट्यूमर नहीं था, वो मैंने अपलोड कर दिया पहले। अब ये अपलोड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंटरनेट की वजह से थोड़ा टाइम ले रही, स्लो इंटरनेट है हमारे यहाँ पे एनी हाउ। हर कहाँ यार هيكون كان كلوني حتى يخجل منه او مين انت مكان अच्छा हुसैन भाई आपने जो क्वेश्चन है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर जो आप समझते हैं उसके लिए यूज नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट एजोर के थ्रू आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है, जो आप कोडिंग पे कर लेते हैं। तो ये अब ये देखिए इमेजेस हो गए, तो ये क्या कहते हैं 285 इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, 143 इमेजेस वर डुप्लीकेट। तो हमने कहा ये चेक डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे वो वाले इमेजेस अपलोड हो गए जिसमें ट्यूमर नहीं था। अब हम अपलोड करेंगे वो वाले जिनमें ट्यूमर था। ऐड इमेजेस हम
और हम चले जाएंगे अपने डेटा सेट में, और मैं यहाँ पे कंट्रोल एक सेलेक्ट करके सारा आप लोग को नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अब ये मैं अपलोड करने लगा हूँ। अच्छा, तो गूगल प्रोजेक्ट तो आपका सिर्फ एक आईडी है, एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप कोडिंग करते हैं, और वो बस क्लाउड बेस पे आप कोडिंग करते हैं, बस खुद अपना सब कुछ करते हैं। एज़ोर क्या करता है, एज़ोर आपको प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन की टूल्स। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको वो ऑटोमेटिक बगैर कोड के प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती और आप सारा काम कर लेते हैं। लेकिन वो टूल वो सीखना बहुत मुश्किल काम होता है। ये टूल है आपके पास, और ये क्लाउड बेस पे सारा कुछ होता है। अब इसके पीछे पूरी कोडिंग हुई होती है, लेकिन हमें नहीं पता। तो कोलैब कोई अलग चीज़ है, और एज़ोर अलग चीज़ है, दोनों सीख लें। एज़ोर तो आपका जुपिटर नोटबुक की तरह है ना, जो कोलैब है ना आपका बिल्कुल वो जुपिटर की तरह है, लेकिन जुपिटर आपके सिस्टम पे होता है, कोलैब आपके क्लाउड बेस्ड होता है गूगल का। एज़ोर जो है ना, वो आपने एडब्ल्यूएस का नाम सुना है, अमेज़न और का जो है, ये उसी तरह चीज़ है। तो आप दोनों यूज़ करें, दोनों अच्छी बात है। अब ये अपलोड हो गया, अब ये देखें इनमें से क्या क्या किसी 73 इमेजेस हो, ठीक है, और 6 फोटो तो ये हो गई, तो हमने सक्सेसफुली कर ली। अब हमारे पास ये देखें, ये ट्यूमर वाले इमेजेस आ गए हमारे पास, तो वो लगते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मैं हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ब्लू टिक। अब हम ट्रेन करेंगे इन दोनों को, फिर ट्रेनिंग एडवांस, तो हम फिर ट्रेनिंग कर लेंगे, और फिर एक बार हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपको नजर आ रहा होगा 50% मैंने रखूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जिस इमेज पे आपका 50% से ज्यादा शक हो कि ये वाला है, तो आप उसको उस कैटेगरी में डाल दो। मतलब ये कि अगर 51% शक है कि ये ट्यूमर है, तो आप उसको ट्यूमर में डाल दो। और अगर आपका शक है कि नहीं ये ट्यूमर नहीं है, 51% शक है आपका, तो बस आप नॉन ट्यूमर में उसको डाल दो। अब ये ट्रेनिंग हो रही है, देखिए आप इटरेशन वन हो रहा है सारा। इस पे बस 3-4 मिनट लगते हैं, और ये आपका हो जाए तो बस फिर आपका ये हो जाए। साथ में तो सुना मैं आपको, ये भी बहुत करती है। अब ये ट्रेनिंग हो रही है, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है आप कुछ कर सकते हैं। हाँ ना, तो ये जॉब हो रहा है, इसमें बस थोड़ा ही टाइम लगता है, 2-3 मिनट और लगेंगे। अब ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, तो अगर ये काम आप लोग कोडिंग पे करते तो सबसे पहले आप उसको पीडीएफ को रीड कर लेते, आप इमेजेस को प्री प्रोसेस करते, ईडीए करते, उसकी इनसाइट्स आप निकालते हो, इतना बड़ा लंबा काम करते हैं आप लोग, तो बहुत टाइम लगता है आप लोगों का। अब यहाँ पे एजोर की वजह से ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया, एजोर कस्टमाइजेशन के थ्रू। ये बहुत दिखता बहुत आसान है, हाँ आसान होता है, लेकिन जब पहली दफा करोगे तो आप लोग को कोई चीज़ पता नहीं होता, क्योंकि इस टूल को एक्सप्लोर करना मुश्किल है, आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो इसको एक्सप्लोर करना मुश्किल होता है। बाकी ये आसान होता है, जब एक दफा आपको पता चल जाए तो फिर ये आसान होता है। तो ये ट्रेनिंग पे टाइम दे रहे हैं, क्योंकि नेट स्लो है तभी। जी जी कर सकते हैं, इसमें फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं इसमें। आप जीपीटी आप रेल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप जो अभी जीपीटी मिनी 4 आई है, 4 हो या क्या है पता नहीं, तो सारे जो आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने एलएलएम में, चैटबॉट वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं इस वक्त पे, तो उसमें वो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यूज़ कर सकते हैं सारे अपने चैटबॉट के लिए। और ये ट्रेनिंग पता नहीं कितना टाइम की होगी, लॉन्ग के अभी तक तो आना चाहिए। फिर एनी ये हमारा नेट आज स्लो है तो इसलिए, अदरवाइज सब तक हो चुका है, इतना टाइम नहीं लेता। अच्छा हो गया आपका मॉडल देख के ट्रेन हो गया। आपकी प्रिसिशन क्या आ गई 97.3, टिकाल 97.3, और एक ही आपने 99 किया गया। अब ये आपके देखिए ट्यूमर के इमेजेस कितने 6.1 और नॉन ट्यूमर कितने। अब हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, हम क्विक टेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम इमेजेस कहाँ से कहीं से भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्राउज लोकल कर लूँगा।
अपने सिस्टम में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा डाउनलोड्स में। डाउनलोड में मैंने एक तस्वीर नेट से डाउनलोड की थी, तो देखिए ये मैंने अपलोड कर दिया, रिस्पेक्ट कर दिया। अब ये देखिए आपको, ये क्या कह रहे हैं कि ट्यूमर 70% चांसेस है कि ट्यूमर है, और 29.7% है कि ट्यूमर नहीं है। लेकिन ये ट्यूमर है, जब मैं डाउनलोड की थी तो मैं ट्यूमर में डाउनलोड की थी, तो इसका मतलब कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। अब हम एक और तस्वीर यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेंगे जो थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम ये देखें, ये वाली तस्वीर मुश्किल है, मतलब ये दूसरी टाइप की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पे भी क्या करें, 81% चांस है कि ये ट्यूमर है और ये नॉन ट्यूमर है। अब हम ऐसी तस्वीर अपलोड करना चाहते हैं जो ट्यूमर ना हो, तो हम देखते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे, जो में चले जाएंगे, ब्रांड ट्यूमर में चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और ये हम अपलोड कर लेंगे। अब ये ट्यूमर है और ये क्यों है। अब ये क्यों मैंने उठाया, तो ये नौ नौ से है, लेकिन ये हमारा मॉडल जो है ना पूरी तरह तो इटरेशन वन अभी सिर्फ इसने किया हुआ है ना, तो इसी तरह ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये वाला ट्यूमर है, हालांकि ये नौ ट्यूमर है। अब हम ऐसा प्रूव करना चाहते हैं जो, अब ये भी कह रहे हैं कि ट्यूमर है और नौ ट्यूमर है। अब ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये मुझे पता है ये अभी गलत किया है। अब मैं क्यों दिखा रहा था आप लोग को ये इस तरह, जब मैं अटेंड किया था ये इसलिए दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ट्यूमर का डेटा कितना है, 641। यहाँ पे नो ट्यूमर का डेटा कितना है, 285। अब डेटा में कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोग को, तो अब ये इस पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ, ये ट्यूमर पे नो ट्यूमर पे बहुत कम ट्रेंड हो गया है। तो इसलिए ये आपका प्रेडिक्शन जो है ना गलत कर रहा है। ये मुझे जानबूझ के आप लोग को दिखाना था ताकि आप लोग को पता चल जाए। अब जो आप चाहते हैं कि ये सही ट्रेन हो जाए, तो आप इसके लिए कोई ऐसा वाला डेटा सेट उठाओगे जो जिसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो सेम हो, या आप उसमें फिर इस तरह सेलेक्ट करोगे जो दोनों इमेजेस सेम हो, ताकि फिर इसकी प्रिडिक्शन सही हो जाए। सही हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है प्रिडिक्शन वगैरह सारा कुछ, ये गलत इसलिए आ रहा है। नॉन ट्यूमर को ट्यूमर इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन ट्यूमर पे वो सही तरह ट्रेन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके इमेजेस बहुत कम थे हमारे पास। तो इस बेस पे अब हम अगर इसके इमेजेस को दोनों को हम जितने 641 ये 285 इन दोनों को हम अगर एक साथ एक जैसे कर ले, तो एक जितने कर ले तो ये फिर सही तरह ट्रेन हो जाएगा। और अब हम जाते हैं बैक उस दूसरे, तो ये एजोर कस्टम म्यूजिक किस तरह काम करते हैं। फिर मैं इसको डिलीट कर लूँगा। अब हम जाते हैं उस दूसरे वाले प्रोजेक्ट के पास, हम उसको सिर्फ चेक कर लेते हैं। उसको ट्रेन नहीं करेंगे, पहले से ट्रेन है, हम उसको चेक कर लेंगे। ये मेरा नॉर्मल वाले को यहाँ से चले जाएंगे। अब ये मेलिग्नेंट 90.3 और बिनाइन 9.6 कैंसरस है या नहीं, ये तो उसका ये पता लग गया यहाँ से। अब हम दूसरा उठा लेते हैं। अब ये देखिए ये बिनाइन कह रहे हैं, दूसरा मेलिग्नेंट शो कर रहा था लेकिन इसको बिनाइन शो कर रहा था। अब ये क्यों हो रहा है, ये मतलब सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं दोनों स्किन कैंसर वाला। अब ये क्यों, अब इनके इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनके इमेजेस थाउजेंड्स में दोनों के, इनके देखिए मेरिग्नेंट के 1100 के ऊपर है और बिनाइन के 6000 के ऊपर है, तो मतलब ये कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो अब उस वाले जो ब्रेन वाले था उसमें अगर मेरे पास डेटा ज्यादा आ जाए, मतलब थाउजेंड के ऊपर चला जाए, तो फिर वो भी सही तरह रीडिंग करेगा, ट्रेनिंग उसकी सही हो जाएगी। तो ये स्किन कैंसर वाला था, अब ये दोनों का वाला था। तो होप्स आप लोग को समझ आई होगी। ये आप लोग के वो था एजोर था, इस पे हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने कस्टमाइजेशन आप लोगों को दिखा दी।